वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम 9 क्वेश्चन से करेंगे और उसके आगे हम रचनात्मक लेखन करने वाले हैं। रचनात्मक लेखन में डिट्टो ही आपके पेपर में बहुत से क्वेश्चन आने के चांस है। मेरा मतलब है बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी ये वीडियो एक तरीके से मान लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको, कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसलिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आगे और वीडियोस देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलो बच्चों, हम सीधा ही अपने 9th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बिल्कुल भी टाइम बिना वेस्ट किए। तो क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर हमें लिखने हैं। तो पढ़ेंगे बच्चों। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। मतलब पूछा कि क्या हुआ बावली, आधी रात को क्यों चीखती है। कोकिल बोलो तो, तुम क्यों मतलब चहचहा रही हो रात को, इतनी आधी रात को। किस दावा नल की ज्वालाएं देखी। कोकिल बोलो तो कि कहाँ तुमने ज्वाला देख लिया, कहाँ तुमने आग लगते हुए देखा। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो ना। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम देख नहीं सकती कि मैंने जंजीरों का गहना पहन रखा है। हथकड़िया क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। हथकड़िया नहीं है भाई, ये ब्रिटिश राज का मेरे लिए गहना है। कोल्हू का चरचक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे, रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। मतलब कहा कि तू दिन में तो कुछ नहीं करती, लेकिन रात में तू इतना क्यों बोल रही है। क्या हुआ, तूने कहीं आग लगती हुई देखी। क्या हुआ है जो तूने देखा कि भाई ब्रिटिश राज कुछ और गलत चीज कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्या है, बताओ ना कोकिल, बताओ ना कोयल। ठीक है भाई, अब इस कविता को किसने लिखा। भाई इस कविता को हमारे माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि क्या है कि कवि के जेल के दीवार के काले घेरे में कैद है। बिल्कुल ठीक है, कवि के अनुसार जेल का संसार 10 फुट जितना बड़ा है, कि भाई जेल में जो मैंने संसार बनाया है वो सिर्फ 10 फुट का ही है। काले घेरे से कैद है, बिल्कुल ठीक है। कवि ने कोयल की हरियाली डाली की तुलना जेल की काली कोठरी से की है, बिल्कुल सही है। कवि के अनुसार रोना सबसे बड़ा अपराध है, कि भाई मैं रोऊंगा नहीं, मेरे लिए जो हथकड़ियां है ना, मेरे लिए वो भी गहना है, तो मुझे रोना नहीं है, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूँ, मैंने अपने देश के लिए सब कुछ किया है, तो मेरे लिए वो गुनाह नहीं है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, तो मेरे लिए ये हथकड़िया गहना है। तो बच्चों ये चारों ही पॉइंट हमारे ठीक होते हैं। अगर आपको ये चारों पॉइंट आते भी नहीं तो मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट ऑप्शन बच्चों ज्यादातर सही होता है। दावा नल से कवि का तात्पर्य किस प्रकार है। तो भाई दावा नल का मतलब होता है जंगल में जो आग लगती है ना, उसको हम कहते हैं दावा नल। दावा नल से अर्थ है बच्चों जंगल की आग। आगे देखते हैं। कवि के अनुसार कारागार के ऊपर आधी रात को कोयल की आवाज विचलित कर देती है। मैं कवि को कौन सी अनुभूति होती है। वह वो होती है, वो दुख दुख जताते हैं, दुख और वेदना का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि कविता के अनुसार दिए गए शब्दों तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कि वटमार का मतलब होता है बच्चों रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। ठीक है। हिमकर का अर्थ होता है बच्चों चंद्रमा। दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। मोट का मतलब होता है चरसा या पुर, चमड़े का डोल जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। तो बच्चों ये चारों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, और मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि 95% ऑफ चारों ही ऑप्शन हमारे ठीक होते हैं। चलो अब आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है बच्चों पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में हमें बताने हैं। तो लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे। कैसे प्रत्येक वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है। कि भाई जो हमने वाक्य कविता पढ़ा उसमें कवित्री ने जितने भी हमने वाक्य पढ़े उसमें हर पाक में पहले वाक्य में उसने बोला कि ईश्वर प्राप्ति क्या होती है, दूसरे में उसने आत्मज्ञान की बात की, और बाकियों में जीवन के और पहलुओं की बात की। तो भाई ये क्या दर्शाता है। तो लिखेंगे बच्चों आंसर में कि इस कविता में कवित्री ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया है। कि भाई जो हमने कविता पढ़ा इसमें जो हमारी कवित्री है ना, उन्होंने जीवन के अलग अलग पहलुओं को व्यक्त किया गया है।
पहले वाक्य में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों की व्यर्थता को दर्शाया है। पहले वाक्य में क्या बताया भाई कि ईश्वर जो प्राप्ति होती है उसकी जो प्रयास है हमारा वो व्यर्थ है। क्यों? जैसे कच्चे धागे से नाव खींचने की कोशिश, कि भाई अगर हम कच्चे धागे से नाव खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है खींचने से पहले ही टूट जाएगा हमारा कच्चा धागा। दूसरे वाक्य में बाहरी आडंबरों के खिलाफ संदेश दिया गया है और बताया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की मुक्ति का मार्ग खुलता है। कि भाई दूसरे वाक्य में क्या बोला कि भाई जो हमारे बाहरी आडंबर है, जो बाहर की चीजें हैं ना, वही हमें ना रोकते हैं अपने मार्ग पे जाने के लिए। तो भाई हमें अपने इंद्रियों पर ना नियंत्रण रखना है कि भाई हम सही मुक्ति मार्ग पे जा पाए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मालोचन किया है। भाई तीसरे वाक्य में उसने आत्मालोचन किया है, जहां उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए बताया कि सांसारिक प्रपंचों में फंसकर उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग खो दिया। और तीसरे में बताया कि भाई कि मैंने सांसारिक जो जीवन है उसमें मैं फंस गई, जिसके वजह से मैं ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं कर पाई और मैंने ये प्रयास खो दिया, जो मेरे पास लास्ट चांस था वो भी मैंने खो दिया। चौथे वाक्य में ईश्वर की सर्वव्यापकता और धर्मों में भेदभाव ना करने की बात की गई है। और चौथे वाक्य में कवित्री ने बताया कि जो ईश्वर है ना वो हर जगह है, हमारे दिल में, हमारे पार्क में, हर एक जगह ईश्वर होती है। तभी हमें ना भाई हर धर्मों में ना कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि भाई मुस्लिम से हम भेदभाव कर रहे हैं, हिंदू से भेदभाव कर रहे हैं, सिखों से भेदभाव कर रहे हैं। ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही ये भी कहा गया कि स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। अब भाई जो स्वयं को समझ पाता है, स्वयं को जान लेता है, वो ही व्यक्ति ईश्वर को भाई साक्षात्कार देख सकता है, मिल सकता है। इस प्रकार ये वाक्य कवित्री के जीवन के अनुभव, आस्था और आत्मज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। ठीक है भाई, अगला देखते हैं बच्चों कि कवि रस खान का ब्रजभूमि के प्रति किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। कहने का मतलब है बच्चों कि जो हमारे कवि थे रस खान, वो भाई ब्रजभूमि में किस तरीके से प्रेम भाव अपना व्यक्त करते थे, तो हमें वो बताना है। तो लिखेंगे बच्चों, कवि रस खान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। वे अगले जन्म में मनुष्य बनकर ब्रज में ग्वाल बालों के साथ रहना चाहते हैं। कि भाई उनके जो रूप थे ना, जैसे क्या थे, वो मनुष्य बनकर ना ग्वालों बाल जो वहाँ ग्वाले थे उनकी तरह बनना चाहते हैं और गायों को पालना चाहते हैं। यदि उन्हें पशु का रूप मिले तो वो नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहेंगे, और अगर वो पशु बनते हैं तो वो गाय बनना चाहेंगे और जो नंद बाबा थे उनके गायों के साथ वो चरना चाहेंगे। वे गोवर्धन पर्वत का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि भाई उसको श्री कृष्ण ने अपने उंगली से उठाया था, इसी वजह से वो गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहते हैं कि उनका हाथ मेरे पे लग जाए। वे पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर निवास करना चाहते हैं, और भाई पक्षी बनकर जहाँ पे कृष्ण अपनी रासलीला करते थे उसके नीचे ही कदम का पेड़ बनना चाहते हैं। साथ ही वे ब्रज के सुंदर वन, बाग और तालाबों को हमेशा निहारते रहना चाहते हैं, और भाई ब्रजवासी के लोगों के जो वन था, बाग था, तालाब था, उनको भी देखना चाहते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। भाई जब कोयल कुक कर रही थी तो भाई हमारे जो ये थे कवि, उन्होंने बोला कि बोलो तुमने क्या जंगल में आग देख लिया है, किसी ब्रिटिश सरकार को फिर कुछ चीज करते हुए देख लिया, कोकिल बोलो। तो भाई कोकिल बोलेगी। अब कोयल आधी रात में कूक रही थी, उसकी आवाज सुनकर कवि अजीब महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि क्या कारण हो सकता है कि कोयल इस समय कूक कर रही है। उसे यह महसूस हुआ कि या तो कोयल पागल हो गई है या वह कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई इतनी रात में कोयल तो आवाज नहीं करती है, जरूर कुछ अनहोनी हुई है। वह सोचने लगता है कि क्या कारण हो सकता है आखिर जो कोयल इस समय कूक कर रही है। तो वो महसूस करता है कि या तो ये कोयल पागल हो चुकी है या तो ये मुझे कोई संदेश देना चाहती है। अगर ये चीज नहीं है तो या फिर उसने कहीं क्रांति की आग देख ली है और उसे उसी पर का बारे में सभी को बताने का प्रयास कर रही है कि भाई उसने क्रांति की आग देख ली है, और भाई क्या चाहती है, वो प्रयास करती है ये चीज बताने की। ठीक है भाई, हमें भाव स्पष्ट करना है। हसमुख हरियाली हिम आप सुख सैल सो हुआ है। इसका मतलब है जब सर्दी की धूप हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हरियाली खुश होकर मुस्कुरा रही हो। सूरज की हल्की और कोमल धूप में आलस्य का एहसास होता है, जैसे धूप और हरियाली दोनों आराम से सो रहे हो। ये दृश्य अत्यधिक शांति और सुकून का प्रतीक है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपके विचार से बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बच्चों को क्यों भेजना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए, क्या कारण का और क्या मौके उनको मिलने चाहिए।
कि भाई जो चैप्टर हमने पढ़ा या पोएम पढ़ा हमने, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो भाई बच्चे काम पर क्यों नहीं जाना चाहिए? आपके विचार से क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनको क्या लाभ मिलना चाहिए? तो लिखेंगे, मेरे विचार से बच्चे काम पर जा रहे हैं, नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये उनके मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। भाई उनके जो मानसिक और शारीरिक जो होता है ना विकास, उनको रोकता है। ये उम्र उनकी शिक्षा और खेल कूद की होती है, और ये उम्र क्या होती है भाई? उनकी शिक्षा के लिए होती है, उनकी खेल कूद के लिए होती है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए, और उनको ना भाई पढ़ाई लिखाई का अवसर बिल्कुल मिलना चाहिए, और उन्हें खेल कूद व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह वे आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। उनका समुचित विकास ही देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर 3 प्रश्नों में से हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो बच्चों, अपना पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने अपने मित्र से क्यों कहा कि पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी। भाई इस जल प्रलय में जो हमारे लेखक का दोस्त होता है, वो कहता है कि भाई ये पहचान लीजिए, ये वही आदमी है जो आम आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोलता है? तो लिखेंगे बच्चों, लेखक और उसके साहित्यिक मित्र जब गांधी मैदान से गुजर रहे थे, तब एक गंवार व्यक्ति जोर से बोल उठा कि जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोग पलटकर देखने भी नहीं आए थे। तब यह बात सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि जिस आम आदमी की तलाश वह साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है, ये वही आम आदमी है जो दानापुर और उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों की चिंता करता है। साथ ही में उसमें एक प्रकार का आक्रोश भी भरा हुआ है जो मनुष्य को अलग रखने की मानसिकता से उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर हम लिख देंगे। ए संघ की औरतें जो हमने पाठ पढ़ा, उससे बताना है कि जो लेखिका की दादी ने ना चोर को कैसे बदला, उसका जीवन कैसे बदल दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, एक बार घर के सभी पुरुष एक बारात में गए हुए थे और महिलाएं रात भर जागकर समय बिता रही थी। इस बीच घर के एक कमरे में सोई हुई पुरखिन दादी के घर में एक चोर घुस गया। ठीक है भाई, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दादी की नींद खुली तो उन्होंने पूछा, कौन है? घबराए चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। दादी ने बिना घबराए उसे कहा कि जाकर कुएं से पानी ला। भाई अब वहां पे वो कहता है कि मैं चोर हूँ, फिर दादी कहती है चलो कोई बात नहीं, पानी लेके आ मेरे लिए। घबराया चोर पानी लेने गया और लौटते समय पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। जब उसे दादी के पास लाया गया तो दादी ने आधा पानी स्वयं पिया और आधा पानी चोर को देते हुए कहा, अब से तू मेरा बेटा हुआ। अब भाई वो चोर जब पानी लाता है ना, तो उसको भाई जो पहरेदार होते हैं वो रोक लेते हैं, दादी के पास लेके जाते हैं। तो दादी कहती है कि ला पानी, आधा पानी मैं पीती हूँ, आधा पानी तू पी, और आज से तू मेरा बेटा है। चाहे चोरी कर या खेती कर, तू ही मेरा बेटा है। दादी की इन सहेज और दयालु बातों को का चोर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से खेती करने लगा। इस तरह दादी ने अपने स्नेह और सरलता से चोर के जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया। आगे देखते हैं। डैश, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? कि भाई आपकी जो लाडला बेटा है उसकी रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं है? आगे उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इसका आंसर लिखेंगे, निम्नलिखित कमजोरियों को उजागर करना चाहती है। जैसे गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, शारीरिक आकर्षण और व्यवहार के बारे में बार बार सवाल करते हैं, लेकिन वे अपने बेटे के बारे में किसी भी तरह का ध्यान नहीं देते। कि भाई उमा से तो हर एक चीज पूछा जाता है, लेकिन उनके बेटे के बारे में कुछ क्यों नहीं पूछा जा रहा, ये बताओ। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होने के कारण उसे बहुत बुद्धिमान मानते हैं, जबकि सच में उसकी स्थिति वैसी नहीं है। और भाई मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद वो अपने बेटे को बोलते हैं कि मेरा बेटा तो भाई सलमान खान है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन सच में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शंकर का चरित्र भी बहुत मजबूत है नहीं है, क्योंकि वह लड़कियों के हॉस्टल में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया था। और भाई जो शंकर था उसका भी भाई चरित्र अच्छा नहीं है, वो भी लड़कियों के हॉस्टल में गड़बड़ी कर रहा था, पकड़ा गया था किसी। चलो छोड़ो। शंकर में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई देती है। ठीक है, शंकर का शारीरिक हाव भाव भी सही नहीं है, वह झुककर चलता है और उसकी शारीरिक बनावट भी आकर्षक नहीं है। वो झुककर चलता है यानी लालची बंदा है वो। ठीक है भाई, यहाँ से हमारा बच्चों
पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन भी पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अपने रचनात्मक लेखन, जो कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन हमें अनुच्छेद लिखना है। पहला क्या बच्चों, स्वास्थ्य का महत्व, जलवायु का और उसके प्रभाव, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके संकेत बिंदु है, तो इसके बेस से बच्चों हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा स्वास्थ्य का महत्व। बस स्वास्थ्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसके बिना जीवन की गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं होता। स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन भी है। यह हमारे जीवन की नींव और हमें जीवन में खुश रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत बनाता है। कहने का मतलब है बच्चों, जो स्वास्थ्य है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी जीवन में गुणवत्ता बढ़ाता है। हमारा स्वास्थ्य जो होता है भाई, अच्छा स्वास्थ्य हम रखे तो ये हमारे शारीरिक को नहीं, हमारी मानसिक और सामाजिक स्थिति को भी बहुत अच्छी करती है। हमारे जीवन का नींव है हमें साफ रहना, स्वास्थ्य में रहना। एक स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होता है, ठीक है, और उसे अपनी दैनिक गतिविधियों को सही तरीके से करने में भी मदद मिलती है। कि रोजमर्रा के काम करने वाला जो स्वास्थ्य व्यक्ति होता है उसको बड़ा मजा आता है, वो थकता भी नहीं है। लेकिन एक जो अस्वस्थ बंदा होगा वो बार बार थक जाएगा यार काम करते हुए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। इसमें सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल है। मानसिक शांति और संतुलन के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक मानसिक संतुलन और के लिए ध्यान, ये योग, 3 सोच भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लिख सकते हैं। अगला देखो, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। भाई जलवायु जो परिवर्तन काफी तेजी से होता है, ये भाई पूरी दुनिया का भाई समस्या बन चुका है, जिसमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं। अब भाई हमारे जो पृथ्वी का तापमान है ना वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और मौसम भी भाई अजीब तरीके से चेंज होते रहते हैं। इसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक आपदा है वो भाई बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इनके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसे। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में मानव गतिविधियां शामिल है। और भाई जलवायु परिवर्तन में ना जो हम मानव का जो गतिविधियां होती है ना ये शामिल है। अब कैसी गतिविधियां, जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई करा जाता है, जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों का उत्सर्जन होता है, और औद्योगिकरण, जो भाई कंपनियां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना उनके कारण बहुत नुकसान होता है हमारे इसको पर्यावरण को। पर्यावरण पर इसका गहरा असर पड़ रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए हमें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना होगा। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है बच्चों, इनका हमें ज्यादा यूज करना होगा और भाई इन प्राकृतिक संसाधनों को हमें बचाना होगा, संरक्षण करना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा ये दोनों खत्म हो जाता है। बच्चों ये जो रचनात्मक लेखन मैं आपका बता रहा हूँ सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो भाई इसको ध्यान से पढ़ना। जीवन में अच्छे मित्र का महत्व मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा है 13वां क्वेश्चन, जहां मैं आपको एक इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा, एक फॉर्मल बताऊंगा और दूसरा फॉर्मल लेटर नहीं बताऊंगा, ये 2 ही बताऊंगा। तो देखो, आप रोहन या सुरभि हो, लड़के हो तो रोहन, लड़की हो तो सुरभि, अपने छोटे भाई को स्वस्थ आदतें अपनाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रोत्साहित करते हो। और दूसरा है कि आप प्रियंका निखिल हो, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखिए और सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लाभ और उसके प्रभावी उपयोग में बताना है कि भाई डिजिटल शिक्षा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे बच्चों, पहला वाला, प्रिय भाई, सप्रेम नमस्ते। मुझे आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल रहोगे। आज मैं तुम्हें स्वस्थ आदतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। कि भाई तुम खुश हो, स्वस्थ हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें स्वस्थ आदतों के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और ये हमें केवल सही खान पान और नियमित व्यायाम से मिलता है। कि भाई जो हमें अच्छा स्वास्थ्य है वो हमें भाई हमारी जिंदगी की ना सबसे बड़ी संपत्ति है, और ये हमें सिर्फ अच्छा खाना पीना खाना और व्यायाम यानी योगा करे तो हमें ये चीज मिल जाता है। तुम्हें प्रतिदिन हल्का व्यायाम करना चाहिए, जैसे दौड़ना या योग करना। तुम्हें भाई थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे तुम भाग लो या फिर योगा कर लो। साथ ही ताजे फल, हरी सब्जी और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। और भाई तुम ताजे फल खाओ क्योंकि तुम कम खाते हो, हरी सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दो, फास्ट फूड मत खाओ, और पानी भाई जी भर के 2 से 3 लीटर पियो, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य काफी अच्छा हो जाए।
इससे तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत होगी और तुम हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करोगे। इससे क्या होगा भाई, जो तुम्हारे अंदर रोग आने के चांसेस थे वो भाई उसकी क्षमता ना मजबूत हो जाएगी। अब तुम्हारे अंदर ना रोग नहीं आएगा, बीमारियां तुम्हें नहीं होगी और ये तुम्हें एक्टिव बनाएगा और एनर्जी वाला बंदा बना देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो और स्वस्थ आदतों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। तो भाई मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो और ये चीजें को ना ध्यान में रख के तुम भाई अच्छी आदतों को रूटीन बना दो, डेली रूटीन। तुम्हारा भाई जो कि रोहन है और लड़की हो तो सुरभि। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसको लिखना है? शिक्षा विभाग अधिकारी को डिजिटल शिक्षा के लिए पत्र। तो पहले तो भाई एक एड्रेस डाल देना, ये एड्रेस मैं हर एक लेटर में डाल देता हूँ, ये एड्रेस में डाल दिया। एग्जाम का डेट आपका 20 या 21 फरवरी है, वो डाल देना। अब यहाँ डालना होता है बच्चों शिक्षा विभाग अधिकारी और सेम एड्रेस डाल दो, कौन एड्रेस आपका देखने जा रहे हैं। विषय में बच्चों आपको ध्यान देना है, क्या देना है? सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के बारे में पत्र। आप लोग पत्र लिखेंगे। मान्यवर, मैं प्रियंका निखिल आपके क्षेत्र का छात्रा या छात्रा सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के बारे में पत्र लिख रही हूँ। ठीक है कि मैं भाई प्रियंका या निखिल हूँ, मैं डिजिटल शिक्षा के लिए पत्र लिख रही हूँ। अब ध्यान से सुनना। आजकल तकनीकी विकास के कारण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आ रहा है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधा की कमी है। भाई आजकल जो चीजें चल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो भाई शिक्षा में काफी ज्यादा ना तेजी से बदलाव हो रहा है। तो भाई हमारे स्कूलों में ना डिजिटल सुविधाओं की बहुत जरूरत है। इस समस्या के समाधान हेतु स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाए ताकि छात्रों को नई तकनीकी शिक्षा मिल सके। और भाई ये समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है कि आप विद्यालयों में इंटरनेट व कंप्यूटर लगवाए और ये सुविधाएं हमें प्रदान कराए ताकि हमारी जो शिक्षा है ना वो और अच्छी हो जाए और हम तकनीकों के बारे में और ज्यादा सीख पाए। आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। भव दिए आर्यन या प्रियंका, जो भी आपका नाम हो। ठीक है बच्चों, गा भी हमारा फॉर्मल लेटर हो जाता है प्रधानाचार्य जी को लिखने के लिए। तो भाई इसको पोज करके पढ़ लेना। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपका है 14 क्वेश्चन। ये बच्चों आपका क्या है? ईमेल लिखना है। सेम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वो पिछली वीडियो आप देख लेना। और संकेत बिंदु वाला भी सेम आपको मैंने पिछले वीडियो में बच्चों बता दिया था, तो ये भी आप उस वीडियो में देख लेना। अगला हम देखते हैं, अगला जो कि है हमारा ऑनलाइन शिक्षा। ये हमारा क्या है बच्चों? संवाद। संवाद को आप पोज करके एक बार पढ़ लो, काफी आसान होगा ये आपका लिखने के लिए। और भाई नोटिस तो आपको पता है कि नोटिस आप कैसे लिखोगे। ये सेम नोटिस डायरी खो जाने का नोटिस आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं और भाई कल आपका एग्जाम है, तो आपके एग्जाम के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, यहाँ से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है।